अगर आप किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो फिर वो जो ब्रांच है जीव विज्ञान की, वो जो शाखा है, उसे हम एनाटॉमी कहा करते हैं। मूल रोम जो है, रूट हेयर जो है, एक कोशिकीय होता है, अशाखित होता है। जबकि त्वचा रोम की अगर हम बात करें तो वह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कैसा भी हो सकता है, शाखित या अशाखित कैसा भी हो सकता है। पोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा सामान्यतया हर जगह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पैरन काइमा पूरे भरण ऊतक में अगर आप देखें तो वो वलकुट में भी पाया जाएगा, परिरंभ में भी पाया जाएगा, पिथ में भी पाया जाएगा और पिथ रेज यानी कि मज्जा किरण में भी पाया जाएगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आप सबका माइंड मैप सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों का शारीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा क्या होता है, आप किसी भी चीज को अलग अलग स्तर पे पढ़ते हो। कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है। नीट में अगर देखें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का हिसाब किताब है इस चैप्टर का। मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि आपको एक तो ऊतक तंत्र पढ़ना है, ऊतक तंत्र। इसके अलावा आपको पढ़ना है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीर। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीर, एक बीजपत्री पादपों का शारीर यानी कि एनाटॉमी। कुछ बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, पुराने मॉड्यूल्स होंगे, उसमें ना 2 टॉपिक आपको और मिलेंगे। एक तो ऊतक और दूसरा द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, अभी तक जो भी सूचनाएं हमारे पास हैं या जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये दोनों ही टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपको बेटा नहीं पढ़ने हैं। तो इस माइंड मैप के बाद जब भी कभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ना है और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों का शारीर जो है, एनाटॉमी है रूट स्टेम लीफ की, वो पढ़नी है। आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग स्तर में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप उसको बायोमोलिक्यूल के लेवल पे देख रहे हो, किसमें किस प्रकार के केमिकल उपस्थित हैं, किस प्रकार के जैव अणु उपस्थित हैं, किस प्रकार के रसायनों से मिलकर बना हुआ है, तो आपके पास चैप्टर होता है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। अगर आप कोशिका या कोशिकांग के स्तर पर पढ़ाई करते हो तो आपके पास चैप्टर होता है कोशिका जीवन की इकाई। अगर आप उसकी बाह्य रचना देखते हो तो आपके पास चैप्टर होता है पुष्पी पादपों की आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमने पिछले माइंड मैप में कवर किया था, जिसमें आपने बाहर से रूट कैसा दिखता है, स्टेम कैसा दिखता है, लीफ कैसा दिखता है, फ्लावर कैसा दिखता है, इनके जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अगर आप किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो फिर वो जो ब्रांच है जीव विज्ञान की, वो जो शाखा है, उसे हम एनाटॉमी कहा करते हैं। क्या कह दिया जाता है उसे? एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो आपके पास चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एनिमल एनाटॉमी का चैप्टर है वो। और प्लांट एनाटॉमी में आपके पास चैप्टर है पुष्पी पादपों का शारीर। ऊतक चाहे मेरिस्टेम हो चाहे परमानेंट टिश्यू हो, वो अब अपने सिलेबस में है नहीं। जाइलम फ्लोएम जो है, अलग से जो हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ा करते थे, वो भी अपने सिलेबस में नहीं है। सीधे बेटा हम ऊतक तंत्र से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? ऊतक तंत्र से। और आपको 3 तरीके के ऊतक तंत्र पढ़ना है बेटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि भरण ऊतक तंत्र, और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि संवहनी ऊतक तंत्र। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। अगर आप बाह्य त्वची ऊतक तंत्र की बात करें, ऑब्वियस सी बात है सबसे बाहर पाया जाएगा। इसमें एक तो उपस्थित होती है बाह्य त्वचा, फिर इसमें रंध्र उपस्थित होते हैं बेटा, और साथ ही साथ इसमें मूल रोम और त्वचा रोम उपस्थित होते हैं। मूल रोम यानी कि रूट हेयर और ट्राइकोम, स्टेम हेयर या त्वचा रोम। मूल रोम जो है, रूट हेयर जो है, एक कोशिकीय होता है, अशाखित होता है। जबकि त्वचा रोम की अगर हम बात करें तो वह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कैसा भी हो सकता है, शाखित या अशाखित कैसा भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मूल रोम जो है
वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है। जब वो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है तो आप देखते हैं कि मृदा से प्लांट जो अवशोषण करता है या जल जो अवशोषण करता है, जल और खनिज लवण, तो जल और खनिज लवण के अवशोषण की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब सरफेस एरिया जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप त्वचा रोम की बात करें, एक तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, ये सिक्रीटरी नेचर के हो सकते हैं, किसी पदार्थ का सिक्रीशन कर सकते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर पाई जाती है बाह्य त्वचा कहेंगे आप उसे, एपिडर्मिस कहेंगे। एकल सतह होती है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, यानी ये पूरी जब आप सतह देखेंगे तो ये इस तरीके से एक कोशिकाओं की बनी हुई सतह होगी, ये ऐसे एक एक कोशिकाओं की बनी हुई सतह होगी। पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की सेल है ये, पैरेनकाइम जो का बना होगा। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा कम है और वो वॉल की लाइनिंग में पाया जाएगा। एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, यहां पर बड़ी रसदानी पाई जाती है। बाह्य त्वचा की अगर आप बात करें तो तना जो है, स्टेम, तना यानी कि स्टेम की जो बाह्य त्वचा है वहां पर एक मोमी पदार्थ पाया जाता है, वैक्स लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल प्रेजेंट होता है तने में और पत्तियों में। लेकिन अगर आप रूट की बाह्य त्वचा की बात करें बेटा, तो रूट की बाह्य त्वचा में क्यूटिकल जो है वो जो मोमी पदार्थ है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट रंध्र की आप बात करेंगे। रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन और गैसियस एक्सचेंज, गैस विनिमय में सहायक होता है। रंध्र जो है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय में सहायक है। सहाय कोशिकाएं पाई जाएंगी, एक छिद्र पाया जाएगा और द्वार कोशिकाएं पाई जाएंगी। सवाल यहां पर जो बनता है मेनली बेटा द्वार कोशिका से बनता है। द्वार कोशिका में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर जिन पे लगातार सवाल पूछे गए हैं। डाइकॉट में अगर आप डाइकॉट की बात करें, द्विबीजपत्रियों की बात करें, तो डाइकॉट में यानी कि द्विबीजपत्रियों में क्या होता है, सेम जैसे बीन के शेप की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीन के शेप की, किडनी के शेप की, सेम जैसी। लेकिन अगर आप मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में आप देखेंगे कि डंबल शेप का पाया जाता है द्वार कोशिका, गार्ड सेल। गार्ड सेल जो है द्वार कोशिका। डाइकॉट में कैसा, बीन यानी कि सेम के जैसा, और बच्चों मोनोकॉट में कैसा है, डंबल के जैसा। द्वार कोशिकाएं जो हैं उनकी बाहरी भित्ति जो है वो पतली होती है और उनकी जो भीतरी भित्ति है वो मोटी होती है। इनर वॉल कैसा है, थिक है, और आउटर वॉल कैसा है, थिन है। इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। बच्चों बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा संवहन ऊतक तंत्र, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है बेटा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करनी है। जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग त्रिज्या में पाए जाएं। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या यानी कि अलग अलग दिशा में पाए जाते हैं और एकांतर रूप से उपस्थित होते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या में पाए जाते हैं और एकांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं तो बेटा इसे कहा जाता है अरीय संवहन बंडल। और ये जो अरीय संवहन बंडल हैं ये रूट में पाए जाते हैं। अरीय संवहन बंडल कहां पर पाए जाते हैं बेटा, तो आप याद रखिएगा कि अरीय संवहन बंडल पाए जाते हैं रूट में। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाए, देखिए जरा, अगर ऐसा हो जाए कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाएं, एक ही रेडियल डायरेक्शन में पाए जाएं, अगल बगल उपस्थित हों, कंजॉइंट संयुक्त रूप से उपस्थित हों, तो बच्चों फिर ऐसे संवहन बंडल को कह दिया जाता है संयुक्त संवहन बंडल। तना यानी कि स्टेम और पत्ती में जो है ये संयुक्त संवहन बंडल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं बेटा, संयुक्त संवहन बंडल पाए जाते हैं। अरीय पाया जाएगा रूट में। अब अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ का स्कोप है, तो ऐसे संवहन मंडल को कहेंगे संयुक्त तथा खुला। क्या कह देंगे, संयुक्त तथा खुला, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम यानी कि एधा उपस्थित है। कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम ना प्रेजेंट रहे, तो बच्चों जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती है तो इनको कह दिया जाएगा संयुक्त तथा बंद संवहन बंडल। संयुक्त तथा बंद संवहन बंडल।
डाइकोट स्टेम जो है द्विबीजपत्री तना, उसमें संयुक्त और खुला संवहन मंडल पाया जाता है, जबकि जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें संयुक्त और बंद कंजॉइंट और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। प्लांट बॉडी की अगर आप बात करें, पूरे प्लांट में, ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, पूरे प्लांट में बाह्य त्वचा को हटा दीजिए और संवहन ऊतक तंत्र को हटा दीजिए। प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर है, प्लांट की जो भी संरचना है, उससे एक तो आप हटा दीजिए बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और एक हटा दीजिए संवहनी ऊतक तंत्र। तो जब आप बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र को और संवहनी ऊतक तंत्र को हटा देते हैं, तो अब ये जो बची हुई संरचना है, अब ये जो बची हुई संरचना है, अब ये जो कुछ भी बचा खुचा बचा है, उसे कहते हैं भरण ऊतक तंत्र। एक तरीके से ये प्लांट में क्या करता है, जगह भरने का काम करता है, भरण ऊतक तंत्र कहेंगे। भरण ऊतक तंत्र जो है वो पैरेन्काइमा का बना हो सकता है, या कहीं पर कोलेनकाइमा का बना हो सकता है, या कहीं पर स्क्लेरेनकाइमा का बना हो सकता है। मेनली जो है मुख्यतः वो पैरेन्काइमा का बना होता है, क्योंकि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का पाया जाना बहुत ही स्पेसिफिक है। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सामान्यतया हर जगह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पैरेन्काइमा पूरे भरण ऊतक में अगर आप देखें तो वो वलकुट में भी पाया जाएगा, परिरंभ में भी पाया जाएगा, पिथ में भी पाया जाएगा, और पिथ रेज यानी कि मज्जा किरण में भी पाया जाएगा। हर जगह पे पाया जाता है। बच्चों, अगर आप लीफ की बात करें तो लीफ में जो भरण ऊतक है वो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और उसे कहा जाता है पर्ण मध्योतक। क्या कहा जाता है बेटा? उसे पर्ण मध्योतक कहा जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, ऊतक तंत्र, जिसमें बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र है। फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? क्लियर यहां तक? चलिए, अब हमें पढ़ना है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बारे में, ठीक है ना? डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बारे में। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये बाह्य त्वचा, और बाह्य त्वचा में क्या पाया जाएगा? मूल रोम, ठीक है? उसके बाद वलकुट, फिर अंतस्त्वचा, परिरंभ, और ये संवहन मंडल, ठीक है? पिथ। ध्यान से समझना आप एक चीज, मूल रोम जो है वो एक कोशिकीय है। डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं या मोनोकॉट रूट की भी बात करें, मूल रोम जो होता है वो एक कोशिकीय ही होता है। मूल रोम क्या होता है बेटा? एक कोशिकीय ही होता है, ठीक है? पहले आप डाइकॉट रूट को समझो। बाह्य त्वचा सबसे बाहर, बाह्य त्वचा को मूलीय त्वचा भी कह देंगे, राइजोडर्मिस कहते हैं, इपिब्लेमा कहते हैं इंग्लिश में। तो जो बाह्य त्वचा है आप उसे मूलीय त्वचा भी कह सकते हैं। इसमें कुछ एक्सटेंशन पाए जाएंगे जिसे मूल रोम कहा जाएगा। इस बाह्य त्वचा की लेयर के नीचे, बाह्य त्वचा की जो लेयर है ये बेटा, बाह्य त्वचा की लेयर के नीचे ये बहुत सारी कोशिकाओं की बनी हुई लेयर पाई जाएगी जिसे आप वलकुट कहेंगे। देख रहे हैं आप, ये बहुत सारी कोशिकाओं की बनी हुई लेयर पाई जा रही है जिसे आप क्या कह रहे हैं? वलकुट कह रहे हैं, वलकुट। वलकुट जो है वो पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, और आप देखेंगे कि इनमें अंतराकोशिकीय स्थान जो है वो उपस्थित होता है। वलकुट के ठीक नीचे, या आप कहेंगे कि वलकुट की सबसे भीतरी परत, अंतस्त्वचा को आप क्या कह सकते हैं? वलकुट की सबसे भीतरी परत। अंतस्त्वचा को आप क्या कह सकते हैं? वलकुट की सबसे भीतरी परत, वलकुट की सबसे भीतरी परत, वलकुट की सबसे भीतरी परत। तो बेटा, वलकुट की जो सबसे भीतरी परत होती है उसे अंतस्त्वचा कहा जाता है। अंतस्त्वचा जो है वो नालाकार कोशिकाओं का बना होता है, नाल के आकार की कोशिकाओं का बना होता है, और वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है इसमें क्या है? सुबेरिन जैसे पदार्थों का डिपोजिशन हो जाता है। यहां पर लिख देता हूं मैं कि जो कैस्पर पट्टी है, कैस्पर पट्टी, कैस्पर पट्टी के बारे में यहां पर लिख देता हूं मैं कि सुबेरिन प्रेजेंट होता है भाई, और सुबेरिन एक वैक्स लाइक पदार्थ है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है? जल के लिए अपारगम्य हो जाता है,
जल के लिए कैसा हो जाता है बेटा, ये अपारगम्य हो जाता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है, इम्परमिएबल, राइट। अंतस त्वचा के ठीक नीचे परिरंभ पाया जाएगा, डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं इधर। अंतस त्वचा के ठीक नीचे बेटा परिरंभ पाया जाएगा। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है बेटा। तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वेस्कुलर कैम्बियम की, और आप देखेंगे कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है और साथ ही साथ जो पार्श्वीय मूल होता है, जैसे आप देखें कि इस तरीके से ये क्या उपस्थित है, रूट उपस्थित है। अब इस रूट में ये जो पार्श्वीय मूल है, या यहां से जैसे आप देखें ये पार्श्वीय मूल है, तो ये पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति कहां से होती है, या जो वेस्कुलर कैम्बियम है संवहन अधा, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, पित्त से होती है, परिरंभ से होती है। कहां से होती है बेटा, पित्त से होती है, परिरंभ से होती है। ये जाइलम, इधर क्या है, ये फ्लोएम है, इधर ये क्या है, जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं डाइकोट रूट में, उसे कहा जाता है कंजक्टिव ऊतक। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, उसे कंजक्टिव ऊतक कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, संवहन मंडल की अगर आप बात करें तो रूट में कैसा होता है बेटा, अरीय होगा, अरीय, अरीय होगा भाई, अरीय, और बाह्य आदि दारुक व्यवस्था होगी, अरीय होगा, बाह्य आदि दारुक व्यवस्था होगी। इसका मतलब बाह्य आदि दारुक का मतलब क्या है कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर होगा, प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर होगा, और बेटा जो मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर होगा। मेटाजाइलम क्या होगा बेटा, अंदर की ओर होगा। तो बाह्य आदि दारुक व्यवस्था होती है। इसमें 2 से 4 फ्लोएम खंड पाए जाते हैं, या 2 से 4 जाइलम खंड। आप देखिए यहां पर क्या किया है उन्होंने, आपको समझाया है कि ये देखो 1 2 3 और 4 जाइलम खंड उपस्थित है, 4 जाइलम खंड यहां पर उपस्थित है। तो बेटा जब भी आप रूट की बात करोगे, रूट की, तो डाइकोट रूट में क्या होता है, जो संवहन मंडल है अरीय होते हैं, 2 से 4 जाइलम या फ्लोएम के खंड पाए जाते हैं, और बाह्य आदिदारुक व्यवस्था होती है। बाह्य आदिदारुक व्यवस्था का क्या मतलब है कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर। अच्छा, अंतस त्वचा के बाहर की अंतस त्वचा के अंदर की ओर जो सारे ऊतक पाए जाते हैं उसमें अंतस त्वचा शामिल नहीं है। अंतस त्वचा के अंदर की ओर जो सारे ऊतक पाए जाते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, तो आप कहेंगे कि वो सारे के सारे मिलकर रंभ बनाते हैं, यानी कि स्टील बनाते हैं। इस रंभ में क्या क्या आ जाएगा, परिरंभ यानी कि पेरीसाइकिल, संवहन मंडल और पित्त। तो ये हो गया ये हो गया बेटा आपका डाइकोट की व्यवस्था, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, डाइकोट रूट हो गया बेटा, डाइकोट रूट। संवहन मंडल अगर आप देखें तो अरीय व्यवस्था होगी मोनोकोट रूट में भी, और बाह्य आदिदारुक व्यवस्था होगी मोनोकोट रूट में भी। मैं आपको एक बात समझाता हूं, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की जो व्यवस्था है लगभग एक जैसी है, ठीक है ना भाई। ये आप देख रहे हैं बाह्य त्वचा, मूल रोम, बलकुट, अंतस त्वचा, परिरंभ मतलब संवहन मंडल, पित्त, ये सारी चीजें। ऐसा ही कुछ क्या पाया जाएगा आपको, एक बीजपत्री मूल में पाया जाएगा। अंतर क्या है मेनली वो देखिए, जो मेन अंतर है बेटा आप वो देखिए। एक तो क्या कि यहां पर जाइलम या फ्लोएम के 4 खंड पाए जा रहे हैं, सही है ना। लेकिन बेटा मोनोकोट में क्या होता है, ये 6 से अधिक पाए जाते हैं। जैसे यहां पे 8 बने हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मोनोकोट रूट में देखो आप बेटा, मोनोकोट रूट में क्या हो रहा है, 6 से अधिक जाइलम खंड पाए जा रहे हैं। बहुआदिदारुक व्यवस्था होती है, ये देख सकते हैं आप, बहुआदिदारुक यानी कि पॉलीआर्च कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो आपका क्या है बेटा डाइकोट रूट है, इसमें जो पित्त है वो छोटी और अस्पष्ट होती है। पित्त कैसी होती है, छोटी और अस्पष्ट होती है। जबकि जब आप मोनोकोट रूट को देखते हैं तो मोनोकोट रूट में जो पित्त है बड़ी और विकसित होती है। पित्त कैसी होती है बेटा, बड़ी और विकसित होती है। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, देखने को मिलती है। मोनोकोट रूट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है।
मोनोकॉट रूट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एंड इट इज ऑल अबाउट डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। ये डायग्राम से पहले हमने देखा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद ये थोड़ा सा डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर। मोनोकॉट में ये अंतर आप याद रखिए, बाकी सब कुछ कैसा हो जाएगा, डाइकॉट के जैसा हो जाएगा, लेकिन ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने के बारे में। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप डाइकॉट स्टेम देखें तो ये बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा में क्या हो जाएगा, फिर ये बाह्य त्वची रोम रहेंगे, उसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद सामान्य वलकुट, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अंतस त्वचा, अंतस त्वचा। ठीक है भाई, अंतस त्वचा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अंतस त्वचा के बाद यहां पर हम लोग देखेंगे परिरंभ। इन्होंने परिरंभ नहीं बनाया है, बंडल कैप से दिखा रहे हैं वो। इसके ऊपर ऐसे ये क्या पाया जाएगा, यहां पर परिरंभ पाया जाएगा, परिरंभ, परिरंभ पाया जाएगा बेटा। ठीक है, फिर संवहन मंडल, संवहन मंडल देख रहे हैं आप, एक साथ हैं। उसके बाद क्या है, यहां से ये जो कुछ इस तरीके की सेल निकलती हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इनको कह दिया जाएगा मज्जा किरण। और ये यहां पर एक विकसित पित्त पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, विकसित पित्त पाया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो डाइकॉट जो स्टेम है उसमें वलकुट के 3 भाग होते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या होते हैं बेटा, वलकुट के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है हाइपोडर्मिस, और दूसरा होता है बेटा वलकुट या सामान्य वलकुट, दूसरा होता है वलकुट या सामान्य वलकुट, और सबसे अंदर पाया जाता है अंतस त्वचा। सबसे अंदर क्या पाया जाता है, अंतस त्वचा। तो डाइकॉट स्टेम में आप देखेंगे वलकुट में 3 अलग अलग स्तर हैं। सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, और बच्चों ये जो हाइपोडर्मिस है ना, ये कोलेन काइमा का बना होता है। हाइपोडर्मिस किसका बना होता है बच्चों, कोलेन काइमा का। उसके बाद पेरन काइमा का बना हुआ वलकुट, और आप देखेंगे स्टार्च छाद के रूप में अंतस त्वचा, जो सबसे अंदर वाली लेयर है वलकुट की, जिसे आप एंडोडर्मिस या अंतस त्वचा कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा स्टार्च डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टार्च इकट्ठा हो जाता है। और चूंकि यहां पे बहुत ज्यादा स्टार्च इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए फिर हम इसको क्या कह देते हैं, स्टार्च छाद कह देते हैं। संवहन मंडल के बारे में भी बाद में बात करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप एक बीजपत्री तने की बात करें तो एक बीजपत्री तने में क्या है, एक तो ये पाया जाएगा बाह्य त्वचा, दूसरा ये पाया जाएगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे सब कुछ जो है वो भरण ऊतक है, और फिर उसमें ये संवहन मंडल पाया जाएगा। बेटा सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है, बाह्य त्वचा पाया जा रहा है। सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस, और ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्क्लेरन काइमा का बना होता है। हाइपोडर्मिस किसका बना होता है बेटा, मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरन काइमा का बना होता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि बाह्य त्वचा है, स्क्लेरन काइमा का बना हुआ हाइपोडर्मिस है। क्या है बेटा, बाह्य त्वचा है और स्क्लेरन काइमा का बना हुआ हाइपोडर्मिस है। उसके नीचे ये जो पूरा उपस्थित है, अगर आप ध्यान से देखें, उसके नीचे बेटा ये जो पूरा उपस्थित है, ये पूरा क्या है, भरण ऊतक है। ये पूरा क्या है बेटा, भरण ऊतक है, भरण ऊतक है ये पूरा। और इसी भरण ऊतक में क्या उपस्थित है, संवहन मंडल उपस्थित है। इसी भरण ऊतक में क्या उपस्थित है, संवहन मंडल उपस्थित है। ठीक है, आइए जरा इनके अंतर देख लेते हैं। द्विबीजपत्री में तने में क्या होगा, सामान्यतः रोम जो है हेयर वो प्रेजेंट है, वहां एब्सेंट है। यहां पर जो अधस त्वचा है वो कोलेन काइमा का बना होता है, कॉर्टेक्स पेरन काइमा का बना होता है। फिर अंतस त्वचा जो है, अंतस त्वचा वो स्टार्च आच्छाद्य का बना होगा, उसके नीचे परिरंभ, और सबसे अंदर केंद्र में मज्जा और मज्जा किरण। संवहन मंडल जो डाइकॉट में है, आप देखिए एक वलय बना रहे हैं। डाइकॉट के जो संवहन मंडल है वो क्या कर रहे हैं बेटा, एक वलय के रूप में उपस्थित है। डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में बेटा जो संवहन मंडल होते हैं वो वलय में उपस्थित होते हैं, संयुक्त होते हैं और खुला होते हैं। साथ ही साथ यहां पर मध्य आदिदारुक व्यवस्था पाई जाती है।
बच्चों मध्य आदिदारुक का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम अंदर यानी कि केंद्र में, प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर। रूट में इसका उल्टा होता है, देखिए जरा ध्यान से। रूट में क्या था, प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर था, मेटाजाइलम अंदर था। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। आगे बात समझ। तो ये मध्य आदिदारुक व्यवस्था होती है। यहां पर अगर आप देखें मोनोकॉट स्टेम में, तो अधस त्वचा से नीचे फिर केंद्र तक क्या है, भरण ऊतक है। डाइकॉट स्टेम में मज्जा और मज्जाकिरण उपस्थित होते हैं, पित्त और पित्तरेज उपस्थित होते हैं, लेकिन एक बीजपत्री तने में मज्जा और मज्जाकिरण उपस्थित होते हैं। अगर आप संवहन मंडल को देखें तो बिखरे हुए होंगे। कैसे होंगे बेटा, बिखरे हुए, आप देख सकते हैं बिखरे हुए होंगे, संयुक्त तथा बंद होंगे। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। स्टेम में चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, मध्य आदिदारुक व्यवस्था होगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। और ये जो बंडल है, पूल है, उस पूल के ऊपर स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल आच्छादित होता है बेटा, स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल आच्छादित। और इसके संवहन मंडल में, मोनोकॉट स्टेम का संवहन मंडल जो होता है उसमें जल गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, जल गुहिकाएं बेटा उपस्थित होती हैं। ये देखिए आप मोनोकॉट का। इसमें आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जो संवहन मंडल है मोनोकॉट स्टेम में, आप इसको कहीं पे ऐड कर लीजिएगा बेटा। यहां पे जब आप देखेंगे कि बेटा ये जो संवहन बंडल है, मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, इधर क्या है मोनोकॉट स्टेम, संवहन बंडल। केंद्र में अगर आप देखें, केंद्र में क्या है, बड़े संवहन बंडल हैं और संख्या थोड़ा सा कम देखने को मिल रही है। सही है ना। केंद्र में क्या है, ये बड़े बड़े संवहन बंडल है और इनकी संख्या थोड़ा कम है। जबकि परिधि की ओर क्या है, देखो जरा, परिधि की ओर क्या है बेटा, संवहन बंडल जो है छोटे हैं लेकिन संख्या ज्यादा है। संवहन बंडल छोटे हैं लेकिन संख्या जो है वो ज्यादा है। संवहन बंडल छोटे हैं लेकिन संख्या ज्यादा है। ठीक है भाई, तो ये आप फटाफट से देख लीजिए। पहले हमने ये डायग्राम से देखा, ठीक है ना, और डायग्राम के बाद स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अपने एनसीईआरटी में या नोट्स में जैसे भी इसको माइंड मैप को सेट करना हो कर लेना। आज के बाद अगर तुम्हारा एक भी सवाल गलत हुआ तो खुद को बेटा हर सवाल पे 10 थप्पड़ लगाना, मतलब हर गलत सवाल पे, और हर सही सवाल पे 20 बार मुस्कुराना कि वाह भाई हमने सही कर लिया इसको। चलिए बेटा, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम पढ़ने के बाद अब हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमें पढ़ना है बेटा पृष्ठाधार पत्ती। क्या पढ़ना है, पृष्ठाधार पत्ती, यानी कि पृष्ठाधार पत्ती अर्थात डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ, और ये क्या है, आइसोबाइलेट्रल लीफ। बेटा ये जो लीफ है ये यूजुअली डाइकॉट में ऊपर वाला जो पत्ती बना हुआ है ये सामान्यतः कहां पर पाई जाती है, डाइकॉट में, और नीचे ये जो प्रेजेंट है ये पाया जाता है मोनोकॉट में। जैसे मान लो ये कोई लीफ है, जैसे ये क्या बेटा, कोई लीफ है, तो ये क्या है, इसकी बाह्य त्वचा, और ये भी क्या है, इसकी बाह्य त्वचा। तो ये हो जाएगी ऊपर वाली बाह्य त्वचा, ये क्या हो जाएगी भाई, ऊपर वाली बाह्य त्वचा, और ये क्या हो जाएगी, नीचे वाली बाह्य त्वचा। ऊपर वाली बाह्य त्वचा को कहा जाता है अभ्यक्ष बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा को क्या कहा जाता है, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा, और नीचे वाली बाह्य त्वचा को कहते हैं अपाक्ष बाह्य त्वचा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा, और नीचे वाली बाह्य त्वचा को क्या कहते हैं, अपाक्ष बाह्य त्वचा। अब अगर आप डाइकॉट में एक चीज देखें, डाइकॉट में आप एक चीज देखिए कि अभ्यक्ष बाह्य त्वचा की ओर यानी ऊपर की ओर ये क्या है, कुछ ऐसे पतली और सकरी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, खंभे जैसी कुछ संरचनाएं पाई जा रही बेटा। और ये जो खंभे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं इनको कहा जाता है खंभ पर्ण मध्योतक। इनको क्या कहा जाता है, खंभ पर्ण मध्योतक कहते हैं बेटा। पैलिसेड मीजोफिल कहा जा सकता है या पैलिसेड पैरेन्काइमा भी कहा जा सकता है। ये क्या है बेटा, खंभ पर्ण मध्योतक, खंभ पर्ण मध्योतक।
अच्छा, इसके नीचे से ये जो खंभ पर्ण मध्योतक है, इसके नीचे से और निचली बाह्य त्वचा तक, यानी कि अपाच्य बाह्य त्वचा तक, फिर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके बीच में बहुत सारी क्या है बेटा, एयर कैविटी हैं, जिनके बीच में खूब सारा खाली स्थान है, जिनके बीच में वायु गुहिकाएं हैं। तो पर्ण मध्योतक को आप देखेंगे कि एक तो ये इस रूप में पाई जा रही है पर्ण मध्योतक, एक तो वो खंभ पर्ण मध्योतक के रूप में पाया जा रहा है, और दूसरा जहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है तो वो फिर जो है स्पंजी पर्ण मध्योतक के रूप में भी पाया जा रहा है। ठीक है ना। ये अपाक्ष बाह्य त्वचा को अबेक्सियल कहते हैं और अभ्यक्ष बाह्य त्वचा को एडेक्सियल भी कहा जाता है, जबकि मोनोकॉट लीफ में ऐसा कुछ नहीं है। ये खंभ पर्ण मध्योतक और स्पंजी पर्ण मध्योतक जैसा मोनोकॉट लीफ में या समद्विपार्श्व पत्तियों में कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आप बात करें डाइकॉट लीफ की, आप बात करें पृष्ठाधार पत्ती की, पृष्ठाधार पत्ती की, तो जो पृष्ठाधार पत्ती है, जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, जो सामान्यतः कहां पाई जाएगी, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाएगी, उसमें जो लीफ का मीजोफिल होता है, वो मीजोफिल डिफरेंशिएट होता है, विभेदित होता है किसमें, खंभ पर्ण मध्योतक और स्पंजी पर्ण मध्योतक में, लेकिन समद्विपार्श्व पत्ती अर्थात मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। अब डाइकॉट की जो लीफ है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको, परपेंडिकुलर रहती है स्टेम के, और मोनोकॉट की पत्ती कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो बेटा डाइकॉट में क्या होता है कि ऊपर वाली सतह पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, और मोनोकॉट की पत्ती में क्या है, दोनों सतह पे सूर्य का प्रकाश समान पड़ता है, एक समान। तो चूंकि डाइकॉट में सूर्य का प्रकाश ऊपर वाली सतह पे ज्यादा है, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा पे ज्यादा है, इसलिए क्यूटिकल की मोटाई भी ऊपरी बाह्य त्वचा में ज्यादा होती है। डाइकॉट पत्ती में ऊपर वाली जो बाह्य त्वचा है उधर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ज्यादा, इसी वजह से वहां पर क्यूटिकल की मोटाई है ज्यादा। और वाटर लॉस को एक मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, यहीं ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहीं पे अगर ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, जल की हानि ज्यादा होगी। भगवान ने क्या सिस्टम बनाया, रंध्रों की संख्या ज्यादा कर दी नीचे वाली बाह्य त्वचा में, यानी कि अपाक्ष बाह्य त्वचा में। तो अगर आप डाइकॉट लीफ में देखेंगे तो रंध्रों की संख्या किधर ज्यादा होती है, अपाक्ष बाह्य त्वचा में ज्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, संवहन बंडल जो होते हैं, मैंने आपको मॉर्फो वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि डाइकॉट में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, डाइकॉट में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और ये जो जालिकावत सिरा विन्यास है, ये जो जालिकावत सिरा विन्यास है, यह जालिकावत सिरा विन्यास, यह जालिकावत सिरा विन्यास क्या होगा बेटा, जब आप लीफ को देखेंगे तो लीफ कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। लीफ जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा बेटा। तो ये जो मुख्य सिरा है ये सबसे ज्यादा मोटी होगी, उसके बाद थोड़ा पतली, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, आप देखेंगे कि और पतली। तो चूंकि यहां पर क्या है, आप ये देख पा रहे हैं कि जालिकावत सिरा विन्यास है, इसकी वजह से जो संवहन बंडल उनके आकार में बहुत ज्यादा भिन्नता होगी। संवहन बंडल जो है वो संयुक्त और बंद प्रकार के होंगे, और पैरेनकाइमा का बना हुआ बंडल आच्छादित पाया जाएगा, पैरेनकाइमा का बंडल शीथ पाया जाएगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पर्ण मध्योतक जो है वो खंभ और स्पंजी पर्ण मध्योतक में डिफरेंशिएट होता है, विभेदित होता है। बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवहन मंडल के बारे में, सॉरी समद्विपार्श्व पत्ती के बारे में। संवहन मंडल तो पढ़ ही लिया है। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, समद्विपार्श्व पत्ती के बारे में, यानी कि आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में। ये सामान्यतः मोनोकॉट्स में पाई जाती है और स्टेम के पैरेलल होती है। तो दोनों सतह पर, ऐसे मान लो अगर इसको खोलो तो ऐसे बनेगा, तो दोनों सतह पर, ऊपर और नीचे दोनों सतह पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से गिरता है। दोनों सतह पर क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो समान रूप से गिरता है। और चूंकि दोनों सतहों पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से गिरता है, तो दोनों सतहों पर
क्यूटिकल की मोटाई एक समान होती है और दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या भी समान होती है। रंध्रों की संख्या भी समान होती है। मीजोफिल जो है, पर्ण मध्ययुतक जो है मोनोकॉट लीफ में, वो स्पंजी और खंभ यानी कि पैलिसेड में डिफरेंशिएट नहीं होता है, विभेदित नहीं होता है। अच्छा, ये क्या है? ये बेटा आप कहेंगे कि मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में समानांतर सिरा विन्यास होता है। तो संवहन मंडल आप देखेंगे लगभग समान आकार के हैं, क्योंकि समानांतर सिरा विन्यास है, संयुक्त और बंद होंगे, और यहां पर भी पैरेनकाइमी बंडल आच्छद पाया जाएगा। यहां पर भी क्या पाया जाएगा बेटा? पैरेनकाइमी बंडल आच्छद पाया जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए, एक आखिरी चीज मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आवर्ध तवक कोशिका। नीट के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर इसके सवाल बेटा आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा घासेज वगैरह में, घास जो है मतलब ग्रास, घास, मोनोकॉट, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है कि ऊपरी बाह्य त्वचा की जो कुछ कोशिकाएं हैं वो खाली और रंगहीन हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? खाली और रंगहीन। और इन कोशिकाओं को कहा जाता है आवर्ध तवक कोशिका। अब अगर लीफ के पास जल की मात्रा पर्याप्त है तो ये क्या रहेंगी? एकदम ऐसे खुली हुई पत्ती दिखाई देगी आपको। अगर जल के पास, लीफ के पास, पत्ती के पास जल की मात्रा पर्याप्त है तो जल की मात्रा पर्याप्त होने पर ये पत्ती खुली हुई रहेगी, और अगर जल की मात्रा कम है तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये पत्ती है, जल खूब उपस्थित है पत्ती के पास, पत्ती की कोशिकाओं के पास, तो क्या होगा बताओ मुझे? आप देखेंगे एकदम खुली हुई पत्ती देखने को मिलेगी आपको। क्या हो जाएगा? ऐसे खुली हुई पत्ती देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हो जाए कि प्लांट के पास, लीफ के पास जल की मात्रा कम हो तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी ये बताइए जरा। बेटा ये इसलिए मुड़ जाएगी, पत्ती इसलिए मुड़ जाएगी ताकि पृष्ठ क्षेत्रफल को कम किया जा सके। पृष्ठ क्षेत्रफल को बेटा मिनिमाइज किया जा सके। अब सवाल ये है कि पृष्ठ क्षेत्रफल को मिनिमाइज क्यों करना है? ताकि जल की हानि कम से कम हो, ताकि जल की हानि कम से कम हो। जल की हानि को भी क्या किया जा सके बेटा? मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके। ऑलराइट, चलिए एक बार फटाफट से देख लीजिए, सारे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए अगर आपने नहीं किए हैं तो। हाँ, ये जरूर याद रखना, ऊतक और द्वितीयक वृद्धि नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऊतक तंत्र, जिसमें बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। उसके बाद डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, और फिर बेटा डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, और फिर डाइकॉट की डॉर्सी वेंट्रल लीफ, पृष्ठाधार पत्ती, मोनोकॉट की आइसोबाइलेटरल लीफ, स्तंभद्विपार्श्व पत्ती। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं कि आप लोग ना PYQ जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही कम समय में, लगभग 35-36 मिनट में आपका चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है। तो आप अपनी तैयारी को और ज्यादा गति प्रदान करिए हमारे इस माइंड मैप सीरीज के साथ। फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज करिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आने वाली नीट की परीक्षा में आप बढ़िया स्कोर करें, 650-700 स्कोर करें, और आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित तौर पर एक गवर्नमेंट, बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। वो सारी चीजें हम बेटा हिंदी मीडियम इस बार लेकर आ रहे हैं, जिसकी लगातार बच्चों को डिमांड थी। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार होना चाहिए, आपकी रैंक आनी चाहिए। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, NCERT रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।